छुट्टी के दिन चाय की चुस्कियों के साथ साथ हमारी कोशिश रहेगी कि सुबह सुबह जहां आप घर के दीगर कामों में मसरूफ हैं, तो आज के दिन भर क्या कुछ सरगर्मियां हिंदुस्तान के अंदर रहने वाली हैं, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर रहने वाली है, और आलमी सतह पर इस वक्त वो कौन सी खबरें हैं जो सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं। इन सारे मामलात पर, सारे मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। 1.5 घंटे हमारा और आपका साथ रहेगा और 90 मिनट के इस प्रोग्राम में लास्ट के 15 मिनट हमारी कोशिश आज भी रहेगी कि आपकी कॉल्स ली जाएं, और उससे पहले जितनी भी अपडेट्स हैं, दिन भर की सारी सूरत हाल, सरगर्मियां रहने वाली हैं, यूनियन टेरिटरी तक, दिल्ली से लेकर कश्मीर तक, वो सारी आपके सामने रखेंगे। साथ ही आज प्रोग्राम में जहां पर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, चूंकि दुनिया भर में इस वक्त एक और वायरस जो दस्तक दे रहा है और बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, उसने इस वक्त परेशानी बढ़ा दी है हुकूमत हिंदुस्तान के लिए भी, और सरहद के उस पार भी हाहाकार मचा है। इस पर बात करेंगे और साथ ही आज बताएंगे, चूंकि सिर्फ आज का दिन बचा है, तैयारियां आज मुकम्मल कर ली जाएंगी और कल पार्लियामेंट के विंटर सेशन का आगाज होने जा रहा है। इस पर बात करेंगे और कौन सी जमातें इस पर क्या रिएक्ट कर रही हैं कुछ घंटे कबल जब इजलास शुरू होगा। साथ ही वायरस पर बात होगी और हिंदुस्तान के अंदर तैयारियां क्या हैं। कल एक बड़ा फैसला लिया गया था, उसके बाद उसमें तब्दीली रात होते गई है और अगले 15 रोज में हो सकता है कि सरकार इस पर और फैसला ले सके। जम्मू कश्मीर में हमने देखा था कि के विजय कुमार, जो कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया के सीनियर अफसरान थे, बतौर एडवाइजर भी काम करते रहे थे उस वक्त गवर्नर के साथ, और आज के वक्त में उनका एक और बयान सामने आया है, और बयान क्या है वो आपके सामने थोड़ी देर में रखेंगे। डॉक्टर्स की हड़ताल से ओपीडीज का कामकाज मुतासिर हो रहा है, इस पर बात करेंगे, और साथ ही आपको बताएंगे कि डिप्टी कमिश्नर राजौरी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राजौरी जो हैं, उनको पुलिस के संतरियों की तरफ से गेट से अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई। रात को भी हमने आपको खबर बताई थी, इसमें कुछ तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे। ये सारे मामला और बात उन तलबा के हवाले से जो पिछले 2 वर्षों से मजबूर इस चीज पे हैं कि ऑनलाइन तालीमी सरगर्मियां आज भी जारी रखी जाएं मुख्तलिफ रियासतों के अंदर। कल नई दिल्ली के अंदर भी तमाम तालीमी इदारों को दोबारा खोल दिया जाएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं खुले, और इस पर वालिदैन अब कहते हैं कि बार बार ऑनलाइन सिस्टम का आज के वक्त में भी बार बार इस्तेमाल हो रहा है, और जब ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो बच्चों के बिहेवियर में भी चेंजेस काफी ज्यादा देखी जा रही हैं। इस सब पर बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज गौहर कुछ मेरे साथ पहुंच चुके स्टूडियो में, और शुरुआत हिस्ट्री ऑफ डे से। गौहर, शुक्रिया आसिफ। तो प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे आज की तारीख में क्या कुछ हुआ, और तारीख आलमी सतह पर या मुल्क की सतह पर कुछ अहम वाक़ात हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। उसके बाद खबरों का पिटारा भी खोलेंगे, लेकिन तारीख में आज क्या कुछ हुआ है। 1660 में आज ही के दिन यानी कि 28 नवंबर 1660 में लंदन में रॉयल सोसाइटी का क़याम अमल में लाया है, और आज ही के दिन 1939 में बास्केटबॉल के वालिद जेम्स निमित का इंतकाल हुआ है, और आज ही के दिन 1821 में पनामा ने स्पेन से आज़ादी का ऐलान किया, यानी कि पनामा ने साल 1821 में स्पेन से आज़ादी का ऐलान किया है। और आज ही के दिन 28 नवंबर 1912 में इस्माइल कादरी ने तुर्की से अल्बानिया की आज़ादी का ऐलान किया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2007 में इशफाक परवेज कियानी ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान का ओहदा संभाला, और आज ही के दिन डच फौज ने 1854 में बोर्नो में चीनी बगावत को कुचल दिया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1875 में बरतानवी एक्सपोरन कैमरून में मगरबी अफ्रीका पहुंचा है, और आज ही के दिन साल 1997 में वजीर आजम आई के गुजराल ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया था, वो आज ही का दिन था 28 नवंबर 1997 जब वजीर आजम आई के गुजराल ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। ये थी तारीख में कुछ अहम वाक़ात जो हमने आपके सामने रखे हैं। बाज़ाब्ता तौर पर खबरों का पिटारा खोलेंगे और खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद। चलिए आगाज करते हैं मुल्क की सतह पर। इस वक्त सबसे अहम खबर यह है कि वज़ीर आज़म आज उस इजलास की सदारत करेंगे जिसे ऑल पार्टी मीटिंग कहते हैं। आज तमाम जमातों को हिज़्ब इख्तिलाफ को भी मदऊ किया गया है और पार्लियामेंट के विंटर सेशन का आगाज कल से होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले नई दिल्ली के अंदर आज वज़ीर आज़म की सदारत में कुल जमाती इजलास होने जा रहा है। सुबह 11 बजे इजलास की शुरुआत होगी, मगर खबर यह है कि टीएमसी, कांग्रेस और दीगर कई जमातें जिनको आज के इजलास में मदऊ किया गया था उन्हें उनकी तरफ से बॉयकॉट कर दिया गया है, वो इस इजलास का हिस्सा नहीं होंगी। ज़राए से जानकारी मिल रही है। दूसरी बात, चूंकि कल हाउस की कार्रवाई बाकायदा शुरू होगी, विंटर सेशन का आगाज होगा, तो इस मीटिंग का मकसद सिर्फ ये होता है जो
रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक होती है, फ्रेमवर्क तैयार होता है कि अपोजिशन का जो रूल है वो उसके मुताबिक अपनी बात रखेगी, सरकार अपनी बात सुनेगी। वो अलग चीज है कि ऐवान के अंदर पहुंचकर चीजें बदल जाती हैं, वहां पर बहस मुबाहिसे के बीच में बहुत सारे जो अहम मामलात हैं आवाम से डायरेक्टली जुड़े होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं और एक दूसरे पर तंज कसे जाते हैं। ये सारी चीजें हमने गुज़श्ता कुछ बरसों के दौरान देखी। इल्जामात ये भी लगते रहे कि सरकार बोलने नहीं देती, हिज़्ब इख्तिलाफ हाउस को चलने नहीं देता, ये इल्जाम उस पर भी है। लेकिन इन्हीं चीजों को, इन्हीं कंफ्यूजन्स को, इसी क्योस को दूर करने के लिए ये मीटिंग आज की रखी गई है और वज़ीर आज़म की सदारत में जब मीटिंग होगी तो हाउस की कार्रवाई मुनासिब तरीके से चले, बेहतर तरीके से चले, तालमेल दोनों के दरमियान रहे, उस गैप को दूर किया जाए जो हमेशा अपोजिशन और जो रूलिंग पार्टी है उसके दरमियान रहा है, उसको खत्म किया जाए। इस पर लाएमल तैयार किया जाता है और हाउस की कार्रवाई को बेहतर तरीके से चलने में अपना कलीदी रोल अपोजिशन अदा करे, इसकी कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। इसके लिए बाकायदा आज इसका आगाज होने जा रहा है और इस मीटिंग में मुल्क के जो नायब सदर हैं एम वेंकैया नायडू वो भी होंगे, वज़ीर आज़म जो कि सदारत करेंगे। और बताया जाता है चूंकि बहुत ये सेशन सबसे इंपॉर्टेंट अब तक के सेशंस में, चूंकि सिर्फ 1.5 हफ्ता गुजरा है, वज़ीर आज़म ने ज़री कवानीन को वापस लेने का ऐलान तो कर दिया था, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है, जो अमल कानूनी एतबार से शुरू होना है वो 2 दिन पहले शुरू हुआ और गुज़श्ता रोज वज़ीर ज़राअत ने जो ऐलान किया और बहुत सारे उन्होंने केसेस वापस लेने की भी बात कही, पराली जलाने वालों के खिलाफ जो होते थे, उन सारी चीजों को बाकायदा डिस्कस किया जाएगा। चूंकि कल के हाउस के अंदर जो सुबह कार्रवाई होगी पार्लियामेंट में उसमें वो बिल टेबल कर दिया जाएगा, जो मनसूखी को मंजूरी जिसे काबीना की तरफ से दी जा चुकी है उस पर डिस्कशन होना है। लेकिन सरकार पर मुसलसल महंगाई को लेकर, पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों को लेकर या मुल्क के अंदर दीगर मामलात, इन सारी चीजों के बीच में एक तरफ 5 रियासतों में इलेक्शंस, लेकिन उनसे पहले सियासत काफी ज्यादा हो रही है और इसलिए अब कांग्रेस की तरफ से और टीएमसी की तरफ से आज की मीटिंग में लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनकी बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन खबर यह है कि उन्होंने पहले से ही तैयारी कर ली है कि वो फ्लोर मीटिंग में, आज के फ्लोर मीटिंग से कब, आज जब इजलास होगा उसमें हिस्सा इसका नहीं बनेगी। दूसरी बात, चूंकि फार्म लॉज का जो बिल है, ज़री इस्लाहत है, वो टेबल किया जाएगा, उस पर बात होगी, चूंकि इस पर भी बहस सुबह से होनी है। दूसरी बात, कुछ दीगर किसानों के मामलात हैं, उस पर यह पूरा यकीन के साथ कहा जा सकता है कि कल एक और हंगामा खेज सेशन जो है वो उसका आगाज हो जाएगा और इसलिए आज वज़ीर आज़म उन चीजों पे भी डिस्कस करेंगे। अपोजिशन से जरूर ताउन की बात की जाएगी, लेकिन सरकार पर भी इल्जाम है कि वो यहां कुछ कहती और है, अंदर जाकर बात नहीं करने देती, इसलिए वो इस मीटिंग का हिस्सा नहीं है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। ये एक तरफ की बात है और इन सारी चीजों के बीच में मुल्क की हुकूमत के लिए एक और परेशानी है, वो है वेरिएंट, वो वायरस जो अमेरिकन या अफ्रीकन ममालिक से सामने आया है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर भी बड़ी परेशानी है। गौर जी हाँ, सिर्फ बात करेंगे नए वेरिएंट के हवाले से, जो जिस तरह से मुल्की सतह पर भी कल इस हवाले से एक मीटिंग हुई है, लेकिन यूरोपीय ममालिक में ओमिक्रॉन वायरस, जिसे आलमी इदारे सेहत की जानिब से एक नया नाम दिया गया है, जो नया वेरिएंट साउथ अफ्रीका में पाया गया है उसे ओमिक्रॉन का नाम दिया गया है और उसने यूरोपीय ममालिक में अब इस वायरस ने भी जोर पकड़ा है। बरतानिया, जर्मनी और इटली में भी कई केसेस की तस्दीक हुई है और इस सिलसिले में बरतानिया में नए सिरे से पाबंदियों पर गौर हो रहा है और माना जाता है कि जिस तरह से कई ममालिक ने सफरी पाबंदी आयद कर दी है, यानी कि जनूबी अफ्रीका जाने के लिए सफरी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं और वहां से आने वालों के लिए भी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। माना जाता है कि जनूबी अफ्रीका से आने वाले मुसाफिरों पर भी कई ममालिक की तरफ से पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। कल इस सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में एक मीटिंग भी हुई है वायरस को लेकर और माना जाता है कि इस पर दोबारा से जायजा लिया जाएगा कि आया जनूबी अफ्रीका पर पाबंदी या सफर करने के लिए पाबंदी आयद, क्योंकि कई ऐसे ममालिक हैं जो हमने बताया आपको, बरतानिया में, जर्मनी में, इटली में भी इस वायरस की तस्दीक हुई है। आया इस पर क्योंकि 15 दिसंबर से बैनुल-अक़वामी परवाजों का आगाज होगा बाज़ाब्ता तौर पर, उससे पहले ही कल जो मीटिंग हुई है उसमें भी उस पर दोबारा जायजा लिया जाएगा और माना जाता है कि एक और मीटिंग होगी, उस पर फैसला लिया जाएगा कि क्या पाबंदियां आयद होगी कि नहीं। इससे पहले हमने देखा था कि जो सबसे बड़ी परेशानी थी कि वो कुछ ममालिक के अंदर, जनूबी अफ्रीका के तकरीबन 24 सूबों के अंदर केसेस की तस्दीक हुई थी, लेकिन पिछले 12 घंटों के दौरान मजीद इसमें ममालिक आए हैं। इसमें जर्मनी है, इटली है, जनूबी अफ्रीका से निकलने वाले वायरस का शिकार हुआ। बरतानिया के अंदर भी खतरे से निपटने के लिए बोरिस जॉनसन की हुकूमत ने अब मजीद पाबंदियां आयद करने पर गौर कर दिया है और खासतौर से
जुनूबी अफ्रीका से आने वाली बैनुल-अक़वामी परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। ये पहले से मन बना लिया गया है, चूंकि सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त अगर कोई है तो वो उस मुल्क से तमाम मुसाफिरों को बंद करना बहुत मुश्किल हो रहा है, जहां पर कई ममालिक से जाने वाले लोग कामकाज की गर्ज से पहुंचे थे, लेकिन वापसी का रास्ता थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इसके साथ साथ दूसरी तस्वीर भी आपको बताते हैं, चूंकि वज़ीर-ए-आज़म की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में चूंकि वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में जो मीटिंग हुई है उसमें इसी बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से मुतलकीन पर, मरकजी वजारत सेहत पर और वजारत दाखिला के सीनियर अफसरान, जिनमें काबीना के सेक्रेटरी थे, राजीव गौबा थे, इसके अलावा नीति आयोग के मेंबर थे, उन सभी को यह कहा गया कि वो जो फैसला 2 दिन पहले लिया गया कि 15 दिसंबर से तमाम बैनुल-अक़वामी परवाजों को जो पाबंदी उन पर थी कोविड-19 के दौरान पिछले 2 वर्षों से, उसको खत्म कर दिया जाएगा। यानी अब ओपनली वैसे ही सफर होगा जैसे पहले इंटरनेशनल फ्लाइट्स चल रही थी, और उस फैसले को गौर किया जाए, उस पर वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को तेज किया जाए। लेकिन हो सकता है कि अगले 5-8 दिनों में सरकार इस फैसले को वापस लेने पर भी मजबूर हो, क्योंकि जुनूबी अफ्रीका से कई लोगों के जाने के बाद वेरिएंट तकरीबन 8 ममालिक के अंदर देखा गया है, जिसकी तस्दीक हुई है। इसमें जर्मनी भी है, इसमें यूके भी है और इसमें इटली भी शामिल हो गया है। तो इन सारे ममालिक से आने वाले परवाजों पर भी पाबंदी लग सकती है या मुसाफिरों की तादाद को महदूद किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि मुल्क के अंदर सारे चैलेंजेस से निपटने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर जो तैयारियां कर रही थी कि वैक्सीनेशन का डबल डोज बहुत जल्दी हो सके। अब तक तकरीबन 1 अरब 21 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन का जो आदादोशुमार सरकार का है वो तो हो चुका है, लेकिन डबल फिगर्स में इसे कब दाखिल किया जाए, जिन लोगों को एक वैक्सीन का टीका लगाया है, दूसरे बहुत जरूरी है। और वो जो रिकमेंडेशंस उस कमेटी की हैं जो कोविड-19 के बीच काम कर रही थी, टास्क फोर्स की कमेटी तश्कील दी गई थी, उसकी रिकमेंडेशंस पर, उन सिफारिशात पर काम शुरू किया जाएगा। ये वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से हिदायत दी गई। दूसरी बात उन्होंने कही है कि ओमिक्रॉन स्ट्रेन को देखते हुए, इस वायरस को देखते हुए आज के वक्त में भी कोशिश ये होनी चाहिए कि उन एरियाज के अंदर जहां पर कोविड-19 की टेस्टिंग सुस्त हुई है वहां पर तेज की जाए। लेकिन साथ ही माहिरीन ने यह भी कहा कि जो नौजायद बच्चे हैं वो इस नए वायरस का शिकार नहीं हो सकते। उन पर आज के वक्त में भी अगर कहा जाए वायरस जरूर खतरनाक है, लेकिन बच्चों पर इसके असरात कम होंगे। बढ़ते हैं आगे, बात मुल्क के चीफ जस्टिस की गौर। जी हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना की जानिब से एक बयान भी कल सामने आया है कि विज्ञान भवन में जो 2 रोज़ा आइन का दिन मनाया गया, उस सिलसिले में एक तकरीब भी मुनक्कद हुई है। 2 दिनों तक वो जारी रही। इस सिलसिले में कल उन्होंने अपने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि कानून साज माशरे में कवानीन के असरात को नजरअंदाज करते हैं। ये कल उन्होंने अपने बयान में कहा कि ऐसी सूरत हाल में कवानीन के आज सरनौ जायजा के साथ साथ अदालतों में खुसूसी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। ये उन्होंने कहा कि बगैर ज़ेर इल्तिवा मुकदमात के निपटाने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने इस साथ साथ ही वहां पर जो मरकजी वजीर किरण रिजिजू वो भी उसमें मौजूद थे और साथ ही साथ सदर हिंद रामनाथ कोविंद भी उस तकरीब में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हम ऐसी सूरत हाल में नहीं हो सकते जहां सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के फैसलों पर पार्लियामेंट या कानून साज असम्बलियों के जरिए मंजूर करदा कवानीन को नाफिज करना मुश्किल हो जाएगा। ये मरकजी वजीर की जानिब से उस तकरीब में कहा गया है। हालांकि स्पीच लंबी चौड़ी थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना की, लेकिन सबसे अहम पॉइंट था जो इस वक्त पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि कानून साज मुआशरे पर कवानीन के असरात को नजरअंदाज करते हैं जो कानून बनाते हैं। दूसरा, कानून का सही इतलाक होना कानून साजों पर भी जिम्मेदारी है और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर भी। तीसरी बड़ी बात कि अदालतें कानून नहीं बनाती, इस गलत फहमी को दूर करने की जरूरत है। कानून साज बनाते हैं, अदालतें कानून नहीं बनाती। इन कवानीन की जमीन पर भी अगर कहीं इतलाक नहीं होता तो जो कानून बनाने वाले लोग हैं, कानून साज हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे, दोनों पर जिम्मेदारी आयद होती है। इसलिए आज के वक्त में इस पर सख्ती से काम करने की जरूरत है, लेकिन इस पर अवेयरनेस होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने इस बात पर खुसूसन जोर दिया कि अदालतें कानून नहीं बनाती हैं, इस गलत फहमी को दूर किया जाए। अदालत के सामने शवाहिद पेश किए जाते हैं, ठोस हो तो कई केसेस का निपटारा हो जाता है, ना हो तो इसी तरीके से बरसों तक लटके रहते हैं। लेकिन उससे भी कोई आसान चीज अगर है आज के वक्त में, वो लोगों के लिए ये है जो सोशल मीडिया पर कहा जाता है, मीडिया में कह दिया जाता है और बहुत आसानी से अदलिया पर सवाल उठा दिए जाते हैं कि अदालत ने कानून गलत बनाया है। और ये गलत फहमी अवाम में कुछ लोगों की जानिब से डाली गई है, पैदा की गई है कि अदालतें कानून बनाती हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। इसके बरक्स है, कानून साज जो कुछ लिख कर देते हैं उसको नाफिज करने की कोशिश या जो कलीदी रोल होता है वो अदलिया का जरूर होता है, लेकिन डायरेक्टली अदालतों को हदफ तनकीद नहीं बनाया जा सकता। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान है। बढ़ते आगे, बात की विजय कुमार की। ये वो एडवाइजर हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर भी
यूनियन टेरिटरी बनने से पहले सत्यपाल मलिक के होते हुए वहां पर रह चुके हैं। उनका बयान माओ नवाजों पर है कि माओ नवाज तहरीक को मजबूत करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। तहरीक में खवातीन को शामिल करने की कोशिश शुमाली हिस्सों के अंदर, जिसकी वजह से यह तहरीक मजबूत हो सकती है। लेकिन सीनियर लीडरों की हलाकत, कत्ल या गिरफ्तारी से इनके इस तरह के केसेस में कमी आई कि जहां पर इनका दबदबा था वो बहुत कम हुआ है। और विजय कुमार जिनकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इनका रहा है। कई फैसले जब लिए गए तो टॉप डिसीजन मेकर में इनको माना जाता रहा। और अब आपको याद होगा कि इन्होंने साउथ इंडिया के अंदर वीरप्पन नाम के डाकू को भी अपने अंजाम तक पहुंचाया था। कई बरसों तक तमाम एजेंसियां लगी रही थी, लेकिन साल 2004 में जो एनकाउंटर उन्होंने किया था, सीनियर आईपीएस हैं, रिटायर्ड हैं हालांकि, लेकिन इस वक्त वजारत दाखिला के अंदर सीनियर अफसर की हैसियत से, सिक्योरिटी ऑफिसर की हैसियत से काम करते हैं। और अब नॉर्थ इंडिया के कुछ हिस्सों के अंदर भी सारी सूरत हाल पर नजर रहती है। और जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी किस तरीके से उरूज पर थी, वो सारी चीजें बड़ी बारीकी से अब तक मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, अपनी किताबों में जरूर वहां पर शाया करते रहे हैं, लिखते रहे हैं, समझाते रहे हैं। लेकिन अब माओ नवाजों पर भी के विजय कुमार का बयान कि तहरीक को मजबूत करने की कोशिशें खवातीन को इसमें शामिल करके हो रही हैं, जिसे अब तक बहुत हद तक कमजोर किया गया था। चलिए, तो ये थी के विजय कुमार के हवाले से खबर। बढ़ते आगे बात करेंगे मुल्की सतह पर जिस तरह से डॉक्टरों को, रेजिडेंट डॉक्टरों का हड़ताल जो है आज दूसरे रोज भी दाखिल हुआ है। उनकी जानिब से कहा गया है कि नीट काउंसलिंग में ताखीर करने को लेकर उन्होंने कल जो है हड़ताल शुरू की है, मुल्कगीर हड़ताल शुरू की है। रेजिडेंट डॉक्टरों की मुल्कगीर हड़ताल का आज दूसरा दिन है। ओपीडी खिदमात बंद कर हड़ताल जारी रखा जा रहा है और काम में जो है कामकाज भी मुतासर हो रहा है। उसकी वजह से दिल्ली के अंदर मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर जिस तरह से रेजिडेंट डॉक्टरों का काम छोड़ हड़ताल है, उसकी वजह से काम भी मुतासर हो रहा है। मरीज जो है उन्हें मुश्किलात पेश आ रहा है। उनका मानना है कि नीट काउंसलिंग में जो ताखीर की गई है उसकी वजह से उन्होंने हड़ताल शुरू की है और 8 लाख सालाना आमदन का मयार मुतय्यन करने पर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। लगातार उनकी जानिब से कहा गया है जब तक उनके मुतालबात, जो उनकी मांगे हैं, उन्हें पूरा नहीं किया जाता है तब तक उनका हड़ताल जो है वो जारी रहेगा। खिलाफ एक तो इस वक्त चूंकि कल भी हमने आपको बताया था कि सरकार की जानिब से अदालत उज़्मा के अंदर कहा गया है कि वो अगले अभी 4 महीने इसमें लेगी, माफ कीजिएगा 4 हफ्ते का वक्त लेगी और इसे फिलहाल मुलतवी कर दिया जाता है। वहां पर ताखीर इस अमल में होने की वजह से डॉक्टरों पर इसके असरात मुरतब हुए हैं और वो जो अप्लाई करना चाहते हैं फर्दर कोर्सेज के लिए, मेडिकल कोर्सेज में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनके मुताबिक कि लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी कोर्सेज मुकम्मल हो रहे हैं, लेकिन आज के वक्त में उन्हें एडजस्टमेंट में सबसे बड़ी परेशानी आती है। अस्पतालों के अंदर पोस्टें भी कम है, कोटा कम रहता है, इसलिए वो दूर दराज बाकी रियासतों के अंदर भी नहीं जा सकते। दूसरी बात, चूंकि सरकार ने इसमें जो कुल कीमत यानी जो 8 लाख रुपए का जो मयार तय किया है, उस फैसले की भी शदीद मुखालफत हो रही है। और डॉक्टरों की तरफ से जब हड़ताल कल से शुरू की गई तो खत्म कब होगी इसका कोई ना इशारा दिया गया है और हुकूमत का जो रवैया है शायद ये और भी लंबी खींच सकती है। बड़ी परेशानी इसमें यह है कि ओपीडीज को बंद रखा गया है और ओपीडीज बंद होने से कामकाज मुतासिर हुआ है। तिब्बी अमले का जो मुसलसल हम देख रहे थे बड़े अस्पतालों में आमतौर पर कमी देखी जाती है, वो कमी यहाँ पर भी है, चूंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स का एक बड़ा रोल कोविड के दौरान भी रहा है और उनकी खिदमात आज के वक्त में भी याद नहीं की जा रही हैं, जिसके खिलाफ वो बरहमी का इजहार कर रहे हैं। बढ़ते आगे, बात जरा उस खबर की जो जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ी है। एनआईए अभी तक कार्रवाइयां करती रही हैं, लेकिन एनआईए के एक अफसर के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये बहुत कम केसेस इस तरह के सामने आते हैं। और अब एनआईए पर तलवार लटकी है एक और एजेंसी की और इस सिलसिले में खुद यहां पर तहकीकात का मामला जो है वो मजीद आगे बढ़ाया है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर काफी वक्त तक रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। सीनियर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफिसर हैं और उन पर यह इल्जाम है कि उनको एजेंसी की जानिब से 2 बार अब समन भी किया गया है। हिमाचल प्रदेश से इनका ताल्लुक है, सीनियर ऑफिसर हैं, अरविंद दिग्विजय नेगी इनका नाम है, एसपी हैं और एनआईए के अंदर काफी वक्त से रहे हैं। और जो एनजीओ मिलिटेंसी फंडिंग केस है, कुछ दिन पहले का आपको याद होगा कि खुर्रम परवेज मारूफ जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, उनको जब वादी कश्मीर से एक केस के सिलसिले में उनको हिरासत में भी लिया गया। इस सारे केस में ये तहकीकात कर रहे थे, लेकिन इल्जाम ये है कि
हसास कुछ जानकारी, कुछ मालूमात जो एसपी अरविंद दिग्विजय, जो एनआईए के सीनियर ऑफिसर थे, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होने के बावजूद भी उन्होंने ये सारी मालूमात जो है वो खुर्रम परवेज तक पहुंचाई। बहुत सारी चीजें हैं वो लीक कर दी, एक एक पॉइंट उनके सामने कुछ करके मेंशन किया, लेकिन क्रूशियल इंफॉर्मेशन जो एनआईए के पास होनी चाहिए थी, एनआईए इसमें यह कह रही है कि इस अफसर की जानिब से खुर्रम परवेज तक पहुंचाई गई, जिससे बहुत हद तक केसेस कमजोर भी हो जाते हैं। एनजीओ मिलिटेंसी फंडिंग केस, ये वो केस है जिसमें खुर्रम परवेज से भी पूछताछ हो रही थी। श्रीनगर के अंदर उनकी रिहाइशगाह पर और उनके दफ्तर में भी इतलात जो मिली थी हमें जराये से कि वहां पर छापेमारी की गई थी, कार्रवाई की गई थी और जनूबी कश्मीर तक भी कार्रवाई हमने देखी थी। लेकिन उन सब के बीच में खुर्रम परवेज की हिरासत में आने के बाद उनसे जुड़े इस मामले में अरविंद दिग्विजय नेगी एसपी हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं, सीनियर पुलिस ऑफिसर, एनआईए के साथ काम करते थे स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के बतौर, लेकिन खुर्रम परवेज को कुछ हसास मालूमात इन्होंने दी, जिसके बाद इनको अब एक बार हिरासत में लिया गया है, इनसे पूछताछ की जा रही है, बल्कि इससे पहले 2 बार उन्हें समन भी किया गया। और हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑफिसर हैं, साल 2011 में इनको प्रमोट किया गया इंडियन पुलिस ऑफिसर की हैसियत से, और पिछले 11 सालों से एनआईए के साथ अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और काफी वक्त से बताया जा रहा है कि टीएफएफसी यानी जो टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी का केस है, इस यूनिट के साथ काम कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर भी मिलिटेंसी और एनजीओज फंडिंग रिलेटेड केसेस में कार्रवाई करते रहे हैं। एनजीओज, ह्यूमन राइट्स और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स जो कश्मीर के अंदर काम करते हैं, उन पर भी ये नेगी काम करते रहे एनआईए के साथ रहकर। और बहुत सारे जो फंड रेसिंग का काम था, लेकिन उस पर शक व शुबहात थे एजेंसीज को, उसमें काफी कलीदी रोल इनका रहा है। चैरिटेबल एक्टिविटीज जो होती रही उन पर इनकी नजर हमेशा से रही है। लेकिन डीएसपी देवेंद्र के सिंह का जो मामला था, बताया जाता है कि उस केस में भी इन्होंने तहकीकात की है। और इसके अलावा अब जब खुर्रम परवेज तक बात पहुंची है, तो सीनियर पीडीपी के लीडर वहीद पर्रा वाले केस में भी इनके साथ बताया जाता है कि एनआईए के इस अफसर की जानिब से जो कार्रवाई की जा रही है, ये भी उस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो थी उसका हिस्सा थे। और इसके अलावा बताया जाता है कि बहुत हद तक पर्रा का जो केस था, उसमें चूंकि वो बेल की जो कोशिश कर रहे थे कि उन्हें जमानत मिलनी चाहिए, उस सारे केस को भी नेगी बहुत करीब से देख रहे थे। लेकिन एनआईए का अफसर एक्यूज को, ये एजेंसी बता रही है, मेन एक्यूज जो है, कसूरवार जो है, उस शख्स को हसास मालूमात फराहम करता रहा है। विद इन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बैठकर अपने सर्कल से बाहर जाकर काम किया, इसलिए 2 बार समन किया, उससे पूछताछ भी हुई। उनके घर पर भी छापेमारी हुई है हिमाचल प्रदेश के अंदर इस हफ्ते के आगाज में ही। और अब उनको बताया जाता है कि मुनीर चौधरी नाम के भी, जो कि एक बिजनेसमैन है, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और एलओसी ट्रेड का हिस्सा ये मुनीर चौधरी रहता है और नेगी के साथ ये राब्ते में था। और इसलिए जब नेगी से पूछताछ हुई तो मुनीर चौधरी का उसने नाम लिया, उसने इंकिशाफ किया, जिसके बाद इस बिजनेसमैन को भी गिरफ्तार किया गया है। तो 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। और एनआईए के अफसर जो जम्मू कश्मीर के केसेस को देख रहे थे, कुछ इंफॉर्मेशन, क्रूशियल इंफॉर्मेशन थी, लीक कर रहे थे ये इल्जाम, और उसके बाद उनको हिरासत में लिया गया। लेकिन साथ ही सीबीआई ने करप्शन के इल्जाम में एक एएसआई को भी गिरफ्तार किया है और जम्मू कश्मीर के अंदर ये कार्रवाई हुई है। और इसमें जो चार्जेस लगे हैं, 20,000 रुपए रंगे हाथों लेते हुए पकड़े गए हैं। ये सीनियर आईएएस, सीनियर जो ऑफिसर हैं, उनको प्रेमिसेस के अंदर ही पकड़ा गया सीबीआई की टीम की तरफ से। अब इसमें मजीद क्या जानकारी निकल कर आती है, चूंकि एनआईए का मामला काफी हसास है। बात पुलिस की भी करेंगे, वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एक सर्वे हुआ है, सर्वे में जम्मू कश्मीर की पुलिस की कारकर्दगी क्या है, उस पर कुछ अच्छे कुछ बुरे पॉइंट्स भी हैं, कहीं पर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है, बहुत सारी चीजें हैं नहीं हुई हैं। और इसके साथ साथ बात करेंगे उस नौजवान की भी, उस कश्मीरी ताजिर की, जिसको रांची के अंदर बताया जाता है कि उसके साथ मारपीट हुई। इसमें कार्रवाई क्या हुई है हम बताएंगे, डिटेल्स आपको, हमारे साथ रहिएगा। वक्त छोटे से ब्रेक का है। मॉम, फिर से? अरे छोटा सा दर्द है, डोंट वरी, इग्नोर इट। छोटी सी डेंटल प्रॉब्लम को भी इग्नोर नहीं, दूर करो डाबर रेड पेस्ट से। सिर्फ आयुर्वेदा नहीं, ये है साइंटिफिक आयुर्वेदा जो क्लिनिकली प्रूवन है 60 डेंटल प्रॉब्लम से लड़ने में। डाबर रेड पेस्ट, प्रॉब्लम्स रखे कोसों दूर। लाखों किसानों का भरोसा, असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा,
फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। सफेद मूसली, शिलाजीत और केसर जैसी बहुमूल्य जड़ी बूटियों और स्वर्ण भस्म जैसी बेशकीमती भस्मों से तैयार शुद्ध आयुर्वेदिक जॉली सनसेक्स गोल्ड कैप्सूल और तेल पुरुषों की अंदरूनी शक्ति और ताकत बढ़ाए। जॉली सनसेक्स गोल्ड कैप्सूल और तेल। नेता ओही जो लोकां च विचरे, नेता ओही जो लोकां दे नाल खड़े, नेता ओही जो हक सच दी आवाज बने। मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ਅਤੇ 32 किसान जथेबंदियां च होई बैठक दौरान किसानां दीयां मंगां नूं मिली प्रवानगी। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ 2-4 ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। गन्ने दा रेट प्रति क्विंटल 360 रुपए किया गया। किसानां दियां रहिंदियां फसलां कुछ दिनां च चुक लईयां जाणगियां। किसान संघर्ष दौरान किसानां ते कीते परचे रद्द किए जाणगे।